अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड को। हम इस वीडियो में देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड की थोड़ी सी एनाटॉमी को देखेंगे, इसके अलावा इसकी सिंथेसिस को देखेंगे और सिंथेसिस के बाद ये देखेंगे कि रिलीज़ कैसे होगा और उसके बाद इसके फंक्शंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन अगर देखें तो ये बिलो लेरिंग्स पाया जाता है और इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, एंटीरियर टू ट्रेकिया होता है और बिलो द लेरिंग्स होता है। इट नॉर्मली वेट, इसका वेट जो होता है वो कितना होता है 15 to 20 ग्राम इन एडल्ट्स। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल्स से बना होता है, यानी फॉलिकल सेल से बना होता है, जिसका डायमीटर होता है 100 से 300 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। और थायराइड ग्लैंड होते हैं और ये जो हमारे पास फॉलिकल सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं कोलॉइड। इसके अलावा जो है फॉलिकल सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं और जो हमारे पास कोलॉइड है उसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कोलॉइड जो ये सिक्रीट करते हैं फॉलिकल सेल, उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, जो जिसके अंदर थायराइड हार्मोन्स होते हैं। और इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के सेल से बना होता है, फॉलिकुलर सेल्स और दूसरे होते हैं सील सेल्स। हमने देखा कि फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं T4 और T3 हार्मोन्स, यानी थायरॉक्सिन और थायरोनाइन हार्मोन, और ये कैसे सिक्रीट करेंगे वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जो सी सेल्स होते हैं वो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया इसका। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास लोकेशन दिखाई गई है कि ये लेरिंग्स के बिलो होता है और इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया होता है थायराइड ग्लैंड। ट्रेकिया के फ्रंट एंटीरियर साइड पे होता है और लेरिंग्स के नीचे होता है। इसके अलावा अगर इनकी सेल्स को देखें तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल, और इनके बीच में कोलॉइड है जो कि ये फॉलिकल सेल्स क्रिएट करते हैं और यही फॉलिकल सेल्स जो होते हैं फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। इन कोलॉइड के अंदर जो होते हैं वो थायरोग्लोबिन एबंडेंट होते हैं और थायरोग्लोबुलिन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं ये सी सेल्स हैं जिनको हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अब हम सिंथेसिस को देखेंगे तो थायराइड हार्मोन जो है T4 और T3 वो फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं थायराइड ग्लैंड के, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो पहला स्टेप होता है उसमें आयोडीन ट्रैपिंग का, यानी सबसे पहले हमें आयोडीन चाहिए। आयोडीन किधर से आएगा, हम डाइट लेंगे ऐसी जिसमें आयोडीन रिच हो, तो उसकी वजह से हमारे जीआईटी में डाइट से हमारी जीआईटी में जो है आयोडीन आएगा, मतलब ब्लड की सर्कुलेशन में, और वहाँ से आयोडीन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स के पास। तो आयोडीन ट्रैपिंग कैसे होगी, आयोडीन जो है आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड टू थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स एंड फॉलिकल, दैट इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स और फॉलिकल सेल्स के पास आएगा, और इस स्टेप को हम कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग, यानी हमने आयोडीन जो डाइट में आया था उसको ट्रैप करके थायराइड के ग्लैंडुलर सेल्स के पास ले आए हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। और जो TCH है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो स्टिमुलेट करता है आयोडीन की ट्रैपिंग को। ठीक है, ये पहला स्टेप है हमारे पास। सेकेंड स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, आयोडाइड आइन। अब जो आयोडीन जो हमारी डाइट से आया है वो आई नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो उसको जो है कन्वर्ट किया करना है सबसे पहले I2 फॉर्म में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगी आयोडाइड आयन की। इन द सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन अकर एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन इज फॉर्म्ड। तो ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है आयोडीन की। और ये ऑक्सीडेशन करेगा कौन, इसके लिए एक एंजाइम होता है थायराइड परऑक्सीडेज और सिंपली परऑक्सीडेज। ये एंजाइम जो है इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन को करेगा और इसको हेल्प करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है आयोडाइनेशन ऑफ टायरोसिन एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब हमारे पास जो आयोडीन आया है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा अक्रॉस द एपिकल सरफेस ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स एंड कंबाइंस iodine with tyrosine residue of thyroglobin molecule. These form mono and diiodotyrosine. इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास दिखाया हुआ है एक फॉलिकुलर सेल और इसको जो है इलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो ये उसका देखें, ये उसका ल्यूमन है और ये उसकी मेम्ब्रेन है आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी
जिसको हम बेसल या एपिकल मेम्ब्रेन कहेंगे, वहाँ भी हमारे पास होंगे ट्रांसपोर्ट चैनल्स। यहाँ हम उनको कहेंगे आयोडीन पम्प। उन पम्प के ज़रिए जो है आयोडीन ट्रांसफ़र होगा उसके ल्यूमन में, यानी फॉलिकुलर सेल के ल्यूमन में एंटर होगा। तो वो जो आयोडीन पम्प है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा आयोडीन को, और वो जाकर बाइंड कर जाएगा हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन के साथ। थायरोग्लोबुलिन जो है एक प्रोटीन है, और हमें पता है कि प्रोटीन जो है हमेशा वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो थायरोग्लोबिन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है वो है टायरोसिन। ठीक है, इस टायरोसिन के साथ आके आयोडीन ने बाइंड करना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब इस टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अगर एक आयोडीन बाइंड करेगा तो उसको हम कहेंगे मोनो आइडोटायरोसिन, और अगर दो मॉलिक्यूल आयोडीन के बाइंड करेंगे तो उसको कहेंगे डाई आइडोटायरोसिन। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि पहले क्या होगी, आयोडाइनेशन ऑफ टायरोसिन एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी आयोडीन की एपिकल सरफेस ऑफ द फॉलिकुलर सेल से, और वो कंबाइंस द आयोडीन विद टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी आयोडीन जो है वो थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल के टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ जाके बाइंड करेगा, और इसकी वजह से बन जाएगा मोनो एंड डाई आइडोटायरोसिन्स। मोनो तब बनेगा जब एक आयोडीन होगा, और डाई तब जब दो आयोडीन होंगे। अभी जो बाइंडिंग हुई है आयोडीन की थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ, इस बाइंडिंग को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 कैसे होगा, जब मोनोआइडोटायरोसिन यानी जिसमें एक आयोडीन हो वो बाइंड कर जाए डाई आइडोटायरोसिन के साथ, तो बन जाता है ट्राई आइडोटायरोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन यानी मोनो और डाई 1 + 2 3 होते हैं, तो ट्राई आइडोथायरोनिन। इसके पास अब ट्राई आइडोथायरोनिन के पास कितने आयोडीन होंगे, 3 आयोडीन होंगे, तो इसको कहेंगे T3। लेकिन अगर दो डाई आइडो टायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन दोनों आपस में मिल जाएं तो बन जाएगा थायरोक्सिन यानी T4। अब T4 के पास क्या होंगे, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये बहुत आसान था सिंथेसिस इसकी। इसके 4 स्टेप्स हैं कि पहले हमने आयोडीन को ट्रैप करना है, आयोडीन GIT के ज़रिए बॉडी में आएगा, उसको सर्कुलेशन से लेकर जाएंगे थायरॉयड ग्लैंडुलर सेल्स के पास। उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी आयोडीन आयन की, जो आयोडीन आयन की शक्ल में है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या करना है, और इसके एंजाइम परऑक्सीडेज और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हेल्प करेंगे। और ये जो एंजाइम है ये एपिकल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होता है, फॉलिकुलर सेल्स की एपिकल मेम्ब्रेन के साथ। इसी ने ऑर्गेनिफिकेशन में भी हेल्प करना होता है, और इस तरह जो हमारे पास ये जो कपलिंग हो रही थी उनमें भी ये हेल्प करता है। तो एंजाइम परऑक्सीडेज के 3 रोल हैं, एक तो ये ऑक्सीडेशन करता है आयोडाइडाइन की, दूसरा ये ऑर्गेनिफिकेशन में भी हेल्प करता है, तीसरा ये कपलिंग ऑफ इनको कपल करने में भी हेल्प करता है। फिर हमने जो आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो एपिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा थ्रू आयोडीन पम्प, जो कि उसके एपिकल सरफेस पे होंगे फॉलिकल सेल की। उसके बाद वो जाके टायरोसिन जो है थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल का उसके साथ बाइंड कर देंगे और बना लेंगे मोनो एंड डाई आइडोटायरोसिन। अब ये जो बाइंडिंग हुई है इसको कहेंगे आयोडीन की बाइंडिंग हुई है थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, इस वजह से इसको कहेंगे ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब बन जाएंगे T3 और T4। अभी सिर्फ बने हैं ल्यूमन में, अभी यहाँ से रिलीज़ नहीं हुए थायरॉयड ग्लैंड से ये हार्मोन्स। अब हम देखेंगे सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन T3 को कहते हैं और थायरोक्सिन T4 को कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मली जो है थायरॉयड हार्मोन होते हैं उसमें से जो 93% होते हैं वो T4 होते हैं यानी थायरोक्सिन होते हैं, सिर्फ 7% जो होते हैं वो ट्राई आइडोथायरोनिन होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद T4 जो है कन्वर्ट हो जाते हैं T3 में by an enzyme which is known as monodeiodinase। इसका मतलब क्या है कि मोनोडीआयोडाइनेज। अब इस एंजाइम ने क्या करना है, रिमूवल करना है 1 आयोडीन ग्रुप का, यानी 1 जो एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है उसको ये रिमूव करेगा। तो जब हमारे पास T4 यानी 4 मॉलिक्यूल जिसमें है आयोडीन के उसमें से एक रिमूव हो जाए तो बाकी कितने रह जाएंगे, T3। तो इस तरह जो है कुछ दिनों बाद हाउएवर ड्यूरिंग द ensuing few days about हाफ ऑफ द थायरोक्सिन यानी T4 जो है हाफ जो है वो स्लोली डीआयोडीनेटेड हो जाएंगे, यानी उनमें से आयोडीन एक रिमूव हो जाएगा और वो बना लेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन।
अब हमारे पास जो 93% बने हैं T4, उसमें से जो हाफ है वो कन्वर्ट हो जाएंगे T3 में और वो किस तरह होंगे, डीआयोडीनेटेड से, और उनको करेगा एक एंजाइम जिसको हम कहेंगे मोनो डीआयोडाइनेज। और अगर हमारे पास ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में T3 का लेवल कम हो जाता है हमारे ब्लड में। तो इस वजह से देयरफॉर द हार्मोन जो फाइनली डिलीवर हो जाता है टिश्यूज़ के पास और वो यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, मेनली T3 होता है, और 35 माइक्रोग्राम ऑफ ट्राई आइडोथायरोनिन जो है वो दिन में बनता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन आर बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी ब्लड में अब रिलीज जब हो जाएंगे, जैसे ही हमारे पास एंटर होंगे ब्लड में ये T3 एंड T4 थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन जो है, तो 99% होता है थायरॉक्सिन, और जो है ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3 वो कंबाइन कर देता है एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एंड वेरी लेस विद थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, यानी वो ज़्यादा बाइंड करता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ और कम बाइंड करता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन या फिर एल्ब्यूमिन के साथ कम बाइंड करता है। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है लेकिन इनके साथ कम बाइंड करेगा और वो ज़्यादा बाइंड करेगा थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। फिर लास्ट में हमारे पास रिलीज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा हुआ है कि दे आर रिलीज इनटू द टिश्यू सेल स्लोली एंड थायराइड हार्मोन हैव स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, कि एक दफ़ा एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो गई तो इट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एंड रीचेज अ मैक्सिमम इन 10 to 12 days. Thereafter it decreases with half life about 12-15 days, लेकिन some of the activity persists for as long as 6 weeks to 2 months. तो अभी तक हमने सिंथेसिस देखी, सेक्रीशन, थायराइड हार्मोन।